सोचिए, एक ऐसे एम्पायर के बारे में जो अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर बंगाल के किनारों तक फैला हुआ था। एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मौर्य साम्राज्य इंडिया का पहला महान यूनिफायर, जिसने विविध संस्कृतियों, भाषाओं और लोगों को एक छत के नीचे लाया। यह एक टाइटन था, शानदार शहर जिनकी सड़ीढीकों पर व्यापार, कला और विज्ञान का बोलबाला था। लेजेंडरी आर्मी, दूरदर्शी रूलर और ऐसे कानून जो आज भी मिसाल हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे पावरफुल एम्पायर भी टूट जाते हैं, चाहे वो कितने भी मजबूत क्यों ना हो। मौर्यों का पतन साजिश, कमजोर लीडरशिप और सत्ता के लिए संघर्ष की वजह से हुआ। विद्रोह, बाहरी खतरों और अंदरूनी कलह की कहानी है ये। एक ऐसी दास्तान जिसमें हर मोड़ पर नया ट्विस्ट था। इतनी पावर कैसे खत्म हो गई? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या कुछ और? हिस्टोरियन आज भी इसके कारणों पर डिबेट करते हैं और हर नई खोज से नई कहानियां सामने आती हैं। अशोक की महिमा से लेकर कैओस तक का सफर बहुत ड्रामेटिक है, जिसमें सत्ता, धर्म और युद्ध की गूंज सुनाई देती है। ये कहानी पावर, महत्वाकांक्षा और महान राज्यों के भाग्य के बारे में सवाल उठाती है। क्या कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए टिक सकता है? आइए जानें कि मौर्य साम्राज्य कैसे बना, कैसे फला फूला और आखिरकार कैसे गिर गया, और इससे हमें आज क्या सीख मिलती है। मौर्यों की कहानी चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती है, जिन्होंने चाणक्य के गाइडेंस से नंदों को उखाड़ फेंका। चंद्रगुप्त एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा और चाणक्य की रणनीति ने उन्हें इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य निर्माताओं में से एक बना दिया। उन्होंने उत्तरी इंडिया को एक किया, छोटे छोटे राज्यों को एकजुट कर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को हराया, जिससे न सिर्फ सीमाएं सुरक्षित हुईं, बल्कि पश्चिमी दुनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बने। उन्होंने एक पावरफुल, सेंट्रलाइज्ड स्टेट बनाया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर पर खास ध्यान दिया गया। उनके ग्रैंडसन अशोक को यह पावर विरासत में मिली, लेकिन कलिंग की खूनी जीत के बाद अशोक पूरी तरह बदल गए। उन्होंने युद्ध की हिंसा को त्यागा, बुद्धिज्म अपना लिया और धर्म से शासन किया, डर से नहीं। अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन एक कमाल था। उन्होंने राज्य को नैतिकता और न्याय के प्रिंसिपल्सों पर चलाया। प्रोविंस भरोसेमंद ऑफिसर चलाते थे, जो जनता की भलाई के लिए काम करते थे। साम्राज्य में स्पाइस और व्यापार का एक मजबूत नेटवर्क था, जिससे आर्थिक समृद्धि आई। और पाटलिपुत्र में एक फलता फूलता कैपिटल था, जो कला, संस्कृति और प्रशासन का केंद्र बन गया। अशोक ने पत्थरों पर खुदे एडिक्ट्स के जरिए नॉन वायलेंस, कंपैशन और टॉलरेंस का अपना मैसेज फैलाया, ताकि हर नागरिक तक उनकी सोच पहुंचे। एथिकल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने धम्म महामात्र नियुक्त किए, जो समाज में नैतिकता और न्याय का प्रचार करते थे। कुछ समय के लिए मौर्य साम्राज्य पॉलिटिकल और मॉरल दोनों तरह से एक लाइट हाउस था, जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैली। लेकिन जीत से कंपैशन की ओर इस बदलाव के कुछ नतीजे भी हुए। साम्राज्य की सैन्य शक्ति कम हुई और आंतरिक चुनौतियां बढ़ने लगीं। एम्पायर के शिखर पर पहुंचने के साथ ही पतन के बीज बो दिए गए थे और मौर्य साम्राज्य का भविष्य धीरे धीरे अनिश्चित होने लगा। अशोक की मौत के बाद दशरथ और बृहद्रथ जैसे कमजोर उत्तराधिकारी एम्पायर को एक साथ नहीं रख पाए। सेंट्रल अथॉरिटी बिखर गई। लोकल गवर्नर ने इंडिपेंडेंस का दावा किया। अशोक का पैसिफिज्म, जिसका इरादा अच्छा था, उसने शायद मिलिट्री की ताकत को कम कर दिया। एक बार जो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी थी, वह करप्ट और ऑप्रेसिव हो गई, जिससे विद्रोह और असंतोष बढ़ गया। इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ गया। आर्मी, अफसर और पब्लिक वर्क को बनाए रखने से ट्रेजरी खाली हो गई। करेंसी डिबेसमेंट और कम होते रेवेन्यू ने क्राइसिस का संकेत दिया। मौर्य मशीन, जो एक समय अजेय थी, अब रुक रही थी। जैसे जैसे पाटलिपुत्र की पकड़ कमजोर हुई, बाहरी खतरे बढ़ गए। बैक्ट्रियन ग्रीक्स ने उत्तर पश्चिम से हमला किया और जरूरी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। कलिंग और दक्कन जैसे प्रोविंस टूट गए और नए किंगडम बन गए। एम्पायर सिकुड़ गया और गंगा के मैदानों तक ही सीमित रह गया। आखिरी झटका अंदर से आया। 185 बीसीई में आखिरी सम्राट बृहद्रथ को उनके जनरल पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला। मौर्य राजवंश एक तख्ता पलट में खत्म हो गया और उसकी जगह शुंगों ने ले ली। यह सिर्फ रूलर का बदलाव नहीं था, यह एक युग का अंत था।
इंडिया ने फ्रेगमेंटेशन और रीजनल पावर के एक नए युग में एंट्री की। अपने पतन के बावजूद मौर्यों की विरासत आज भी है। उन्होंने एक यूनिफाइड इंडिया के आइडिया को आगे बढ़ाया, जिससे कई पीढ़ियों को इंस्पिरेशन मिली। अशोक का बुद्धिज्म को अपनाना उसे एक वर्ल्ड रिलीजन में बदल दिया, जो पूरे एशिया में फैल गया। उनके एडिक्ट और अशोक का सिंह स्तंभ, जो अब इंडिया का नेशनल एम्बलम है, पावरफुल सिंबल बने हुए हैं। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टैंडर्ड तय किए। अर्थशास्त्र के स्टेटक्राफ्ट के सिद्धांत आज भी लीडर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। मौर्यों ने सिर्फ एक एम्पायर नहीं बनाया, उन्होंने इंडिया की नींव रखी। मौर्य साम्राज्य क्यों गिरा? क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक दुर्घटना थी या इसके पीछे गहरी वजहें छुपी थीं? यह कई असफलताओं का झरना था। कमजोर लीडरशिप, दूरदर्शिता की कमी और सत्ता के लिए लगातार संघर्ष, करप्शन, मिलिट्री का पतन, इकोनॉमिक प्रेशर, इन सब ने साम्राज्य की नींव हिला दी। बाहरी हमलों और अंदरूनी धोखे ने अंत को तेज कर दिया, लेकिन असली कमजोरी भीतर ही पनप रही थी। सत्ता के गलियारों में अविश्वास और लालच ने जड़ें जमा ली थीं, जिससे साम्राज्य अंदर से खोखला हो गया। क्या इतने विशाल और विविध साम्राज्य का पतन पहले से तय था, या इसे बचाया जा सकता था? या फिर कमजोर लीडरशिप और गलत फैसलों ने उसका भाग्य बदल दिया? शायद दोनों। डेस्टिनी ने स्टेज तैयार किया, लेकिन लीडर्स ने उस पर अपनी भूमिका निभाई। इतिहास गवाह है कि जब नेतृत्व कमजोर पड़ी रहता है तो सबसे मजबूत साम्राज्य भी डगमगा जाते हैं। मौर्यों की कहानी एक टाइमलेस लेसन है। यूनिटी के लिए विजन, एफर्ट और भरोसा चाहिए। और सबसे बड़े खतरे अक्सर बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आते हैं। असंतोष, लालच और विश्वासघात। उनका उदय और पतन हमें याद दिलाते हैं कि एम्पायर कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और कितनी तेजी से गिर सकते हैं। इतिहास की रेत में ये कहानियां चेतावनी बनकर गूंजती हैं। मौर्यों की विरासत आज भी है। उनके बनाए स्तंभ, कानून और विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। ये विरासत एम्बिशन और कमजोरी दोनों का सबूत है। और एक सवाल भी कि क्या हम इतिहास से सीखेंगे?